माही अपने पापा के लिए केक लेकर आई है और पूरा घर उसने सजाया है। हैप्पी बर्थडे टू यू डियर पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे इतना सब करने की क्या जरूरत थी माही बेटा? क्यों जरूरत नहीं थी? साल में एक बार तो आता है आपका जन्मदिन। आपको तो पता ही नहीं है कि आपका जन्मदिन आपकी बेटी बड़े ही शौक से मनाती है। देखिए कैसे पूरा कमरा सजाया है उसने। जानता हूँ, लेकिन जब तू शादी करके चली जाएगी तो कौन करेगा ये सब? पापा, आप क्यों मेरे जाने की बात करते रहते हो? बिटिया तो वैसे ही पराई होती है, पर अब तो तुझे तेरा अक्षय भी मिल चुका है क्या? हाँ, तुम दोनों एक दूसरे से इतने सालों से प्यार करते हो, अब तो एक साथ होने का वक्त आ गया है बच्चा। उस दिन तेरी सास का फोन आया था, कह रही थी अब तो हमसे इंतजार नहीं होता, जल्दी हमारी बहू को हमारे पास भेज दीजिए। मैंने भी कह दिया कि भाई हम जल्दी ही शादी का मुहूर्त निकलवा लेंगे। हाँ, अब तो जल्दी ही तो इस घर से विदा हो जाएगी बेटा। वो कुछ भी हो, लेकिन मैं आपका जन्मदिन इसी तरह मनाऊंगी शादी के बाद भी। अब तो तू सबसे अच्छा जन्मदिन अपने पति का ही मनाएगी, है ना? अरे ये तो कहती रहती थी कि मैं अक्षय के जन्मदिन पर ये करूंगी, वो करूंगी, ऐसे घर को सजाऊंगी, वैसा केक बनाऊंगी। माँ, क्या आप भी? ऐसा कुछ नहीं है। देखो देखो कैसे शर्मा रही है, पूरे लाल लाल हो गए गाल उसके। आप दोनों मुझे क्यों सता रहे हो? अरे बेटा, हम सता नहीं रहे, हम तो खुश हो रहे कि शादी के बाद अब तेरे सारे सपने पूरे होने वाले हैं। वहाँ तो सब कुछ करना जो भी तूने सोचा है। जी माँ, हर लड़की की तरह माही के भी कुछ सपने थे अपने होने वाले पति के जन्मदिन को लेकर। अक्षय का जन्मदिन शादी के कुछ वक्त बाद ही था, इसलिए माही शादी से पहले ही सारी तैयारियां और तोहफे लेकर जाना चाहती थी। और बताना क्या करना चाहिए मुझे? तूने जीजू के 27वें जन्मदिन के लिए 27 तोहफे लिए हैं, उनके लिए कार्ड दिया है, फूलों का ऑर्डर दे दिया है, और तो क्या ही करना है तुझे? अरे पता नहीं क्यों मुझे ना अभी भी कुछ कमी लग रही है। अगर कुछ रह गया हो तो बताना। अरे कुछ नहीं रह गया। इतना सब तो हीर ने रांझा के लिए भी नहीं किया था जितना तू अपने होने वाले पति के जन्मदिन के लिए कर रही है। अक्षय और मैं बचपन के साथी हैं, लेकिन आज तक मैंने उसका जन्मदिन बस एक दोस्त की तरह मनाया है। लेकिन अब शादी के बाद मैं उसके जीवन साथी के रूप में उसका जन्मदिन मनाऊंगी पूरे हक से। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसका जन्मदिन बड़े ही आलीशान तरीके से मनाऊं मैं। वाह, अक्षय जीजू तो सच में खुशी हो जाएंगे। बस मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हें स्पेशल फील करवाऊं, जैसे किसी ने किसी को नहीं करवाया हो। तुझे देख कर ना बॉलीवुड की लव स्टोरी भी फेल है डियर। अरे बस कर, अब अगर तेरे पास इससे भी अच्छा आइडिया हो तो बता मुझे। नहीं नहीं नहीं, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। मैं तो कहती हूँ जब मेरी शादी हो ना तो तुम मुझे भी टिप्स देना कि कैसे पति का जन्मदिन मनाना है। क्या कुछ भी। चल, अभी जल्दी से ये सारे तोहफे पैक करवा। माही ने शादी के पहले ही अक्षय के जन्मदिन की सारी तैयारी कर दी थी और अब तो उसकी शादी का दिन भी आ चुका था। प्रिया, तूने सारा सामान रखवा दिया है ना जो हमने अक्षय के जन्मदिन के लिए तैयार किया था? हाँ पापा, मैंने सब कुछ अच्छे से रखवा दिया है, चिंता मत कर। क्योंकि 15 दिन के बाद ही अक्षय का जन्मदिन है ना। अरे हाँ, तूने जैसा सोचा है ना वैसा ही सब कुछ करना, और मुझे फोटो भेजना मत भूलना, ठीक है? अक्षय और माही की शादी बड़े धूमधाम से होती है। शादी के बाद माही का स्वागत भी उसके ससुराल में बड़े ही धूमधाम से किया जाता है। नई बहू के आते ही घर कितना चहक उठा ना साक्षी। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और हमारी माही है ही इतनी प्यारी कि इसके आने से सारा घर तो रोशन होगा ही। थैंक यू माँ जी और भाभी। वैसे मुझे ना आप लोगों से एक बात कहनी थी। हाँ हाँ कहो ना, तुम मुझसे और माँ जी से कुछ भी कह सकती हो। बात ये है कि अक्षय का जन्मदिन है ना कुछ दिनों बाद, तो मैं उनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज रखना चाहती हूँ।
इसके लिए मैंने काफी तैयारी तो शादी के पहले ही कर ली है। उनके 27वें जन्मदिन के लिए मैंने 27 अलग अलग तोहफे लिए हैं। उनके लिए फूलों का ऑर्डर भी दे दिया है। अरे वाह, इसके बाद और क्या करना चाहती हो तुम माही? चलो हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ हाँ बहू, तुम्हें जो भी करना है ना, हम तुम्हारे साथ हैं। बस वो सब तो मैं कर लूंगी। मैं उनके लिए उनकी पसंद का खाना बनाऊंगी, उनकी पसंद का फ्रूट केक, और हमारे घर को भी ना अच्छे से फूलों से सजाऊंगी। मैं ये सब कर सकती हूँ ना? अरे अब तुम भी हमारे परिवार के सदस्य हो माही, इसमें पूछने वाली क्या बात है। हाँ माही, ये तुम्हारा भी घर है, तुम जो चाहो यहाँ कर सकती हो। हम तो खुश ही होंगे, हमें इसी बहाने पार्टी करने का मौका मिल जाएगा। थैंक यू माँ जी और भाभी, आप दोनों ने तो मेरी चिंता ही कम कर दी। आप लोग देखिएगा मैं अक्षय का जन्मदिन कैसे मनाती हूँ। उन्हें पूरी जिंदगी ये जन्मदिन याद रहेगा। कितनी अच्छी बहू मिली है हमें, कितना सोचती है मेरे बेटे के बारे में। अरे हमारे देवर जी ना बड़े खुशकिस्मत है माँ जी, कि उन्हें इतनी अच्छी पत्नी मिली है जो उनके लिए इतनी बड़ी पार्टी रख रही है। जीती रहे बहू। माही ने अक्षय के जन्मदिन वाले दिन सबको उसे विश करने से मना कर रखा था, क्योंकि माही को उसे रात को सरप्राइज देना था। अच्छा माही, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तो जाओ ना, आपकी शर्ट प्रेस कर दी है, ये लो। अब तुम कुछ बोल नहीं रही हो आज? अरे हाँ, अच्छा वो आपने याद करवा दिया, मैं ना आपका टिफिन पैक करना ही भूल गई। टिफिन? हाँ, कुछ और भी है क्या आज? नहीं नहीं कुछ नहीं, तुम टिफिन पैक कर दो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। किसी को मेरा जन्मदिन याद नहीं है, लेकिन माँ को तो होगा ही। अरे अक्षय, अच्छा हुआ तू मुझे यहीं मिल गया। हाँ माँ, मुझे पता था आप जरूर आएंगी। अरे आती कैसे नहीं, ये जाते वक्त हलवा है ना, वो पंडित जी को देते हुए जाना, ठीक है? ये काम था आपको? हाँ, तुझे क्या लगा? नहीं कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। बेचारा अक्षय मायूस होकर ऑफिस चला जाता है। माही और बाकी परिवार वाले उस पर हंसने लगते हैं। बेचारे हमारे देवा जी इतने गुस्से से गए ऑफिस, उन्हें लग रहा है कि किसी को उनका जन्मदिन याद ही नहीं है। अरे भाभी, तभी तो सरप्राइज मिलेगा ना। चलो विहान और लवली, अब तुम दोनों मेरी मदद करो कमरे को सजाने में। चलो आ जाओ। हाँ चाची चलिए। हाँ हाँ जाओ, फिर रात को अक्षय को बड़ा सा सरप्राइज मिलेगा, तब वो बहुत खुश हो जाएगा। माही पूरा कमरा फूलों से और गुब्बारों से सजा लेती है, और उसने अपने हाथों से अक्षय की पसंद की हर एक डिश भी बनाई थी। यहाँ तक कि उसने अपने हाथों से केक भी तैयार किया। अब बस इंतजार था तो अक्षय के आने का। अरे जल्दी करो, अक्षय किसी भी समय आता ही होगा। हाँ हाँ बस सब हो ही गया है। अरे अक्षय के आने से पहले हमें सारी लाइट्स बंद कर देनी चाहिए, जिससे उसे सरप्राइज दे सके। बस ये आखिरी फूल सजा लो, हो ही गया है। चाची, अक्षय चाचू आ रहे हैं, जल्दी से लाइट्स बंद करो। हाँ हाँ मैं भी बंद करती हूँ। अक्षय के घर आते ही सारे घर की लाइट्स को बंद कर दिया गया और सब लोग छुप गए। ये घर में इतना अंधेरा क्यों है, और बाकी सब कहाँ चले गए? एक तो इन लोगों को मेरा जन्मदिन भी याद नहीं, ऊपर से सब लोग मुझे छोड़कर घूमने चले गए। हाँ बे। अक्षय खुद से बात कर रहा था कि सब लोग पर्दे से बाहर आ जाते हैं और जोर से उसके लिए गाना गाते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये सब मेरे लिए है? हाँ, माही बहू ने ये सब तेरे लिए किया है। ये पूरा कमरा भी उसी ने सजाया है। और ये देखिए देवर जी, आपके 27वें जन्मदिन के लिए आपकी पत्नी ने 27 तोहफे तैयार किए हैं। और तू है कि बैठ के रो रहा था कि किसी को मेरा जन्मदिन याद नहीं है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इतना सब मेरे लिए किया गया है। मुझे आपको सरप्राइज देना था, इसलिए मैंने सबसे मना किया था कि कोई भी आपको विश ना करे। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मेरे लिए इतना करोगी। ये आपका पहला जन्मदिन था ना शादी के बाद, कैसे नहीं करती मैं। थैंक यू सो मच। चलिए अब केक काटिए, फिर सब लोग साथ में खाना खाते हैं।
अक्षय का जन्मदिन माही ने जैसा सोचा था उससे भी अच्छा गया, लेकिन उसे पता नहीं था कि यही जन्मदिन अब उसे हर दूसरे दिन मनाना पड़ेगा। कल तो सच में मजा ही आ गया बहू। थैंक यू माँ जी। हाँ सच में, क्या खाना था, क्या सजावट थी, क्या केक था। पता है लवली कह रही थी अब तो चाची उसका जन्मदिन भी इसी तरह मनाएगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, माही बहू मनाएगी ना लवली का जन्मदिन। हाँ हाँ भाभी क्यों नहीं। कब है लवली का जन्मदिन? अरे बस 2 दिन बाद ही तो है। अच्छा, अगर उसका मन है तो हम जरूर उसका जन्मदिन अच्छे से मनाएंगे। हाँ, उसके लिए ना तुम गुड़िया वाला केक बनाना और पिंक रंग की सजावट करना, उसे बहुत पसंद है। और खाने में उसे क्या क्या पसंद है वो भी मैं तुम्हें बता दूंगी। जी भाभी ठीक है, मैं सारी तैयारियां आज से ही शुरू कर देती हूँ। सजावट का सामान और केक बनाने का सामान सब ले आती हूँ। और लवली इस साल 9 साल की होने वाली है, तो उसी हिसाब से उसके लिए तोहफे भी ले आना। जी ठीक है माँ जी। मैं ये सोच रही थी कि उसकी कुछ सहेलियों को भी बुला लें क्या? हाँ भाभी ठीक है ना, मैं उनके लिए भी रिटर्न गिफ्ट ले आऊंगी। अरे लवली का जन्मदिन भी माही बहू इतने अच्छे से मनाएगी कि सब लोग देखते रह जाएंगे। माही को 2 दिन लग गए सारी तैयारियां करने में, तब जाकर उसने लवली के जन्मदिन पर सब कुछ किया। जन्मदिन वाले दिन लवली की सहेलियों के लिए पास्ता, पिज्जा और पानी पूरी बनाते बनाते उसकी हालत खराब हो गई थी। रात को पार्टी खत्म होने के बाद जब वो अपने कमरे में गई तो बहुत थक गई थी। लवली को तो आज मजा ही आ गया। हाँ, बहुत खुश लग रही थी। पर माही तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। 2 दिन से इसी पार्टी की तैयारी में लगी हुई थी ना, इसलिए आज कुछ ज्यादा ही थक गई हूँ। चलो तुम अभी सो जाओ, कल थोड़ा देर से उठना और कोई चिंता मत करना। फिर तुम्हें तीसरी पार्टी के बारे में भी तो सोचना है। क्या तीसरी पार्टी? हाँ, 5 दिन के बाद माँ का जन्मदिन है। मैं सोच रहा था कि उनके जन्मदिन पर सत्संग रखवाते हैं। तुम उनके लिए गुलाब जामुन वाला केक बना देना और उनके सत्संग वाली मंडली को भी बुला लेंगे हम। उन्हें तो छोले पूरी समोसा यही पसंद है। क्या कहती हो तुम? हाँ ठीक है। उन्हें तो विश्वास है कि तुम सब कुछ संभाल ही लोगी। तुमने मेरा जन्मदिन ही इतना अच्छे से मनाया तो उनका तो मना ही लोगी। हाँ हाँ क्यों नहीं। अभी माही की थकावट उतरी भी नहीं थी कि उसने फिर से अपनी सास के जन्मदिन की तैयारियां शुरू कर दी। उनके लिए तोहफे लाना, उनकी सत्संग की मंडली को बुलाना, उनके लिए नाश्ता तैयार करना, ये करते करते सारा दिन इसी में निकल गया। आज तो मजा ही आ गया सबको छोले पूरी खाकर। थैंक यू माँ जी। चाची, अब मेरा जन्मदिन लवली से भी ज्यादा अच्छा मनाना, ठीक है? और मुझे ना कार वाला केक चाहिए। तुम्हारा जन्मदिन? अरे हाँ, इसका जन्मदिन भी बस 2 दिन बाद है। हम सबका जन्मदिन एक ही महीने में आता है। क्या आप सबका जन्मदिन एक ही महीने में आता है? अरे हाँ, यही नहीं, तुम्हारी ननद ज्योति का जन्मदिन भी इसी महीने आता है और उसके बच्चों का भी। क्या? अरे कोई बात नहीं माँ जी, हमारी माही बहुत होशियार है। सबके जन्मदिन पर अलग अलग सजावट और नाश्ते बना सकती है। वो बहुत काबिल है ना माही? हम हाँ क्यों नहीं। अरे इसीलिए तो मैंने ज्योति से भी कह दिया है कि वो अपना जन्मदिन यही मनाएगी। माँ जी, आस पड़ोस वालों से भी पूछ लेना था ना कब उनका जन्मदिन है, फिर मैं उसकी भी तैयारियां शुरू कर दूंगी। अरे हाँ, शायद हमारी पड़ोसन का भी ना इसी महीने आता। क्या? माही को क्या पता था कि उसे एक ही महीने में 10 बार जन्मदिन मनाने पड़ेंगे। वो पूरा महीना बस पार्टी की तैयारी करती रही और अगले साल जब उसके पति अक्षय का जन्मदिन आया तो इस बार उसने कुछ अलग सा ही प्लान किया हुआ था। इस साल क्या प्लान किया है माही बहू? इस साल ना मैंने कुछ अलग सा प्लान किया है माँ जी। हाँ, कुछ अच्छा ही होगा। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है भाभी। अरे क्या सोचा है बताओ तो। ये भी एक सरप्राइज है, आप सबको मेरे साथ चलना होगा, फिर ही बताऊंगी मैं। अरे हाँ चलो चलो, माही ने कुछ प्लान किया है तो अच्छा ही होगा फिर। इस साल फिर मैं भी उसी सजावट के साथ अपना जन्मदिन मनाऊंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा,
तुम उस जगह की सजावट देखोगी ना तो तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। चारों तरफ फूल ही फूल, घंटियां, और वहां तो खाना भी बहुत स्वादिष्ट मिलता है। मुझे तो अभी से उत्सुकता हो रही है। चलिए ना, मैं आपको ले तो चल रही हूँ। सब लोग बड़ी ही उत्सुकता से माही के साथ जाते हैं और वहां पहुंचकर सब लोगों के होश उड़ जाते हैं। मंदिर? हाँ, देखो फूलों की सजावट, घंटियां और भंडारा भी मिलेगा। हम यहाँ भगवान के दर्शन भी करेंगे, भजन भी करेंगे और आपका जन्मदिन भी मनाएंगे। कितना अच्छा होगा नहीं? हाँ, अच्छा है। इस साल ना हम सबका जन्मदिन इसी तरह मनाएंगे, भगवान के आशीर्वाद के साथ। माही ने तो अपना रास्ता ढूंढ लिया। महीने में 10 बार जन्मदिन मनाने वाले ससुराल के लिए आप अपना जन्मदिन कैसे मनाते हैं, हमें जरूर बताइएगा। मंदिर में कीर्तन चल रहा था और खत्म होती ही कुछ औरतें आपस में बातें करने लगती है। देख रही है इस लड़की को, कितनी सुंदर है। दूध की तरह उजला रंग है इसका, और सिर्फ रंग ही नहीं, उसका चरित्र भी उतना ही उजला है। कई महीनों से देख रही हूँ मैं। सुबह के 7 बजे ये मंदिर से पूजा करके लौट भी जाती है। जिसके भी घर में जाएगी ना, उजाला कर देगी। अरे किसी के क्यों, अपने ही घर में क्यों नहीं ले आती इसे? कल्याणी है ना मेरी सहेली, उसी की बेटी है और सच में बड़ी ही गुणी और होनहार लड़की है, पढ़ी लिखी भी है। और तू भी तो पिछले 1 साल से अपने लड़के के लिए लड़की ढूंढ रही है। अब जब तुझे ये लड़की इतनी पसंद है तो इसी से क्यों नहीं कर देती अपने लड़के की शादी? कमाल करती हो मंजू, तुम भी। हीरे जैसा बेटा है इसका, इस मिली से थोड़ी ना ब्याह देंगे। क्यों बहन जी, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? कोई खोट है क्या इस लड़की में? अब खोट है या खूबी, ये तो आप खुद ही सोच लीजिए बहन जी। लेकिन मैं तो आपको वो बात बताऊंगी जो खरी है। ये लड़की बेशक आपको हीरे की तरह चमकती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये हीरा निकला तो कोयले की खदान में से ही है। अरे क्या कहना चाहती हैं? हमें तो आपकी एक भी बात पल्ले नहीं पड़ रही। बड़ी नादान है बहन जी आप तो। अरे इसके माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी सब के सब इतने काले हैं जैसे उल्टा तबाह। बस एक यही है जो उनके खानदान में किसी से नहीं मिलती। सोच समझ कर रिश्ता जोड़िएगा उनके परिवार से। अरे इतनी सी बात का बतंगड़ बनाकर रख दिया आपने। हमें तो लगा पता नहीं लड़की में ऐसा क्या ऐब है जो आप इतना बढ़ा चढ़ा कर कह रही हैं। अरे इसके माता पिता का रंग सांवला है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि लड़की का रिश्ता नहीं होगा। हमें तो लड़की से मतलब है, इसके माँ बाप को थोड़ी ना सजा के घर में रखना है। आप जाने दीजिए। ऐसा कीजिए मंजू बहन, आप मेरे अमोल का रिश्ता चलाइए इस मिली के साथ। अगर यहाँ बात बन जाए तो हम खुद को बड़ा ही खुश नसीब समझेंगे। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए बहन जी, बहुत सही इंसान से बात की है आपने। 3 दिन के अंदर जवाब लेकर आऊंगी मैं लड़की वालों से। मंजू जाकर मिली के माँ बाप से बात करती है और कीर्तन में हुई सारी बातें उन्हें बताती है। मंजू बहन, रिश्ता तो बड़ा अच्छा लाई है। सही बताओ तो हम खुद अपनी बेटी के रिश्ते के लिए बड़े परेशान हैं। अरे अच्छे लड़कियों का तो जैसे अकाल ही पड़ गया है। बच्चों के रिश्ते करने चलो तो ना ढंग का लड़का दिखाई देता है, ना ढंग की लड़की। अगर यहाँ हमारी बात पक्की हो जाए ना तो हम बड़े एहसानमंद रहेंगे आपके। जल्द ही मंजू मिली के माँ बाप को अमोल के माँ बाप से मिलवाती है और दोनों की शादी हो जाती है। मुंह दिखाए की रस्म के समय। वाह भाभी वाह, वे चांद की तरह सुंदर है दुल्हन तो। पूरे खानदान में मिली जैसी खूबसूरत बहू नहीं आई आज तक। मानना पड़ेगा आपकी तो नस्ल सुधर जाएगी। हाँ नहीं तो क्या दीदी, आप ये समझ लो कम से कम 20 लड़कियां रिजेक्ट करी है मैंने अपने अमोल के लिए, तब जाकर ये नगीना ढूंढ कर लाई हूँ। अब बताओ अच्छी है कि नहीं मेरी पसंद? हाँ भाभी, हम तो मान ही रहे कि लाखों में एक लेकर आई हो आप बहू। बहू की खूबसूरती की तारीफ सुनकर उषा फूली नहीं समा रही थी। शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहता है। मिली सच में रूपवान होने के साथ साथ गुणवान भी थी। अपने गुणों से उसने परिवार में सबका दिल जीत लिया था।
शादी को अभी 3 ही महीने बीते थे कि मिली अपनी सास को दादी बनने की खुशखबरी सुना देती है। क्या बात कर रही है बहू, सच में मैं दादी बनने वाली हूँ। अरे बहुत बहुत शुक्र है भगवान का। आजकल के बहू बेटों के रंग ढंग देखकर मुझे तो लगता था कम से कम 4-5 साल तक तो पोते का मुंह देखने के लिए तरसना ही पड़ेगा, लेकिन देखो भगवान ने कितनी जल्दी सुन ली मेरी। अगले 9 महीने तक उषा अपनी बहू मिली की खूब सेवा करती है। उसे उसकी पसंद का खाना खिलाती है, घुमाने ले जाती है। इतना ही नहीं, अमोल भी उसके खूब नखरे उठाता। 9 महीने का वक्त बहुत जल्दी बीत जाता है और मिली डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती हो जाती है। बधाई हो माताजी, पोता हुआ है आपको। नर्स के मुंह से खुशखबरी सुनने के बाद उषा तेज कदमों से बहू के पास वार्ड में चली जाती है और अपने पोते को गोद में उठा लेती है। लेकिन ये क्या, जैसे ही वो अपने पोते का मुंह देखती है, अभी तक खुशी से चमक रहा उसका चेहरा अचानक से मुरझा जाता है। क्या हुआ माँ, आप अपने पोते को देखकर खुश नहीं हो? पूरे 9 महीने तक तो खुशी के मारे आपके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। सुबह से मिली से ज्यादा आपने पूरा घर सर पर उठा रखा था, और अब जब आपके पोते को देखने का समय आया तो आपकी शक्ल पर 12 क्यों बज गए? ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, मैं खुश क्यों नहीं होंगी। अरे भाई, तेरा पहला बच्चा दुनिया में आया है, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। हालांकि उषा ने बहू और बेटे के सामने बात को टाल दिया था, लेकिन सच्चाई ये थी कि पोते की शक्ल देखने के बाद उषा को बहुत गहरा धक्का लगा था, जिसका कारण ये था कि मिली का बच्चा इतना काला था कि उसका परिवार में किसी के साथ कोई मेल ही नहीं था। कहाँ तो उषा ने अपनी नस्ल सुधारने के ख्वाब देखे थे और कहाँ उसका पोता उनके परिवार में फिट नहीं हो रहा था। एक दिन अस्पताल में रहने के बाद मिली अपने बच्चे के साथ घर वापस आती है। जैसे ही मोहल्ले और रिश्तेदारी में यह खबर फैलती है कि मिली ने एक बेटे को जन्म दिया है, एक के बाद एक लोग उससे मिलने घर आने लगते हैं। हाय हाय भाभी, ये क्या हो गया? आपने तो अपनी नस्ल सुधारने के बड़े बड़े ख्वाब देखे थे, आपके परिवार में किस पर गया ये बच्चा? इतना काला तो आपके परिवार में कोई नहीं है। अरे दीदी, आप भूल गए बहू के माँ बाप को, उनका तो यही रंग है ना। और ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं कि बेटा अपने दादी दादा पर ही जाए, अपने नाना नानी पर भी तो जा सकता है। अरे भाभी, ये बात तो आपको रिश्ता करने से पहले सोचनी चाहिए थी, तब तो आप बड़ा सीना चौड़ा किए घूम रही थी। जो कोई भी बच्चे को घर पर देखने आता था, उनके मुंह से यही बात निकल जाती थी कि आखिर ये बच्चा गया किस पर है। परिवार में तो उसका किसी से भी कोई मेल नहीं है। बार बार एक ही बात सुनते सुनते उषा के मन में मिली के घर वालों के लिए नफरत भर गई थी। कोई बात नहीं, अगर हमारा मुन्ना थोड़ा काला है तो क्या हुआ, सुबह शाम उपटन लगाना इसको, देखो कैसे चमक जाएगा इसका रंग। सास के कहे अनुसार मिली अब दिन में 2-2 बार अपने बेटे को उपटन लगाती है, लेकिन नीरज का रंग ना तो बदलना था और ना ही बदला। धीरे धीरे इसी तरह मुन्ना 10 साल का हो जाता है। अरे बेटे, जल्दी से ये ड्रेस पहनकर तैयार हो जाओ, फिर नानी के घर चलना है ना। मैंने आपको पहले भी बहुत बार कहा है, मुझे नाना नानी के घर नहीं जाना है। ये कैसी बात कर रहा है तू? क्यों नहीं जाना है नानी के घर? अरे नानी कितना प्यार करती है, तुझे पता भी है। साल भर बेचारी इंतजार करती है कि कब तेरी गर्मियों की छुट्टी हो और वो थोड़े दिन तेरे साथ समय बिता सके। अरे कोई जबरदस्ती है क्या वहां जाना? मुझे उन लोगों की शक्ल देखना भी पसंद नहीं है। बेटी की बात सुनकर मिली को बहुत गुस्सा आता है। नीरज जी, कैसी बात कर रहे हो तुम? यही सिखाकर बड़ा किया है मैंने तुम्हें। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, नफरत करता हूँ उन लोगों से। उन लोगों की वजह से ही मुझे ये रंग मिला। आपको पता है ऐसे रंग ग्रुप के साथ सोसाइटी को फेस करना कितना मुश्किल है। मैं चाहे कितना भी अच्छा परफॉर्म कर लूँ, उसके बाद भी क्लास में कोई बच्चा मुझसे दोस्ती करना नहीं चाहता। टीचर भी मुझसे कट्टे कट्टे से रहते हैं, कोई मुझे पसंद नहीं करता। और ये सब इस काले रंग की वजह से है। कोई मुझे अफ्रीकन कहता है, कोई नीग्रो। आपको ये बात कहाँ समझ में आएगी? मेरा रंग बदलने के लिए आप तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम मुझे वहां जाने के लिए फोर्स तो मत करिए।
अपने मन में नफरत लेकर धीरे धीरे नीरज बड़ा होने लगता है और गुजरते समय के साथ वो एक नौजवान बन जाता है। अच्छे नंबरों से पढ़ाई कर लेने के बाद अब उसकी एक बड़ी कंपनी में अच्छे पद पर नौकरी लग गई थी। नीरज के अंदर इतने सारे गुण होने के बाद भी सबको उसके अंदर सिर्फ एक ही कमी नजर आती थी और वो थी उसका दबा हुआ रंग। कुछ समय के बाद, बेटा आज ऑफिस से समय से घर आ जाना। तुम्हारी दादी ने नवीन भाई साहब को तुम्हारे रिश्ते के लिए घर बुलाया है और तुम्हारी दादी को लड़की बहुत पसंद है। अगर यहाँ रिश्ता पक्का हो जाएगा तो सबके लिए अच्छा होगा। अरे बस करो माँ, आप लोग थकते नहीं हो क्या? 1 दर्जन रिश्ते देख चुके हैं हम लोग और 1 दर्जन बार लोग मुझे रिजेक्ट करके जा चुके हैं, लेकिन आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही कि कोई भी खूबसूरत लड़की मुझे पसंद नहीं करेगी। दादी को तो अभी भी अपनी नस्ल सुधारने की पड़ी हुई है। अरे जैसा मैं हूं वैसी ही लड़की से शादी क्यों नहीं कर सकते हैं? अरे नहीं नहीं बेटा, लड़की कम पढ़ी लिखी हो, गरीब घर की हो तब भी चल जाएगी। मैं तो कहती हूँ अनपढ़ भी ले लेंगे, लेकिन लड़की का रंग साफ होना चाहिए। हम नहीं चाहते कि तेरी आने वाली पीढ़ी भी यही सब झेले। मेरी मम्मी को भी आप यही सोच कर लाई थी ना दादी, सुधर गई पीढ़ी। बेटा इस तरह से बहस करने से कुछ भला नहीं होने वाला तेरा। तुझे समय बता दिया है, 6:30 बजे तक घर आ जाना। मैंने केसर और हल्दी का उपटन बनाया है, आते ही उसे लगा लेना। दादी की बात सुनकर नीरज ऑफिस के लिए निकल जाता है। नीरज के साथ ये सब आज कोई पहली बार नहीं हो रहा था। जब भी उन्हें कहीं शादी पार्टी में जाना होता है तो उसकी दादी और माँ 2 दिन पहले से ही उसे हल्दी चंदन का लेप लगाना शुरू कर देते थे, ताकि उसका रंग थोड़ा सा निखर जाए और कोई अच्छे घर की लड़की उसे पसंद कर ले और घर में एक गोरी और सुंदर बहू आ जाए। लेकिन दोनों सास बहू के सारे लेप आज तक फेल ही हुए थे। नीरज चाहे जितना हल्दी चंदन और केसर का लेप लगाता, लेकिन उसकी रंगत में नाम मात्र का भी अंतर नहीं आता था। माँ और दादी के जोर देने पर नीरज जल्दी घर आ जाता है। घर आने के बाद रोज की तरह पहले उसकी माँ उसे 1 गिलास केसर वाला दूध पिलाती है और फिर चंदन और पता नहीं क्या क्या मिलाकर एक लेप उसके मुंह पर लगाकर चली जाती है। 1 घंटे बाद लड़की वाले आते हैं और एक बार फिर से नीरज को निराशा ही हाथ लगती है। उस दिन के बाद से नीरज डिसाइड कर लेता है कि अब वो किसी भी लड़की के यहाँ अपना रिश्ता जाने नहीं देगा। बस बहुत हो गया माँ, अब आप दोनों कान खोल कर सुन लो। आप लोगों के कहने से मैं इतनी बार अपना अपमान करवा चुका हूँ कि अब मैं गिनती भी भूल गया हूँ। पर अब मैंने फैसला कर लिया है, मुझे खुद की प्रदर्शनी नहीं करवानी है और आज के बाद ये हल्दी चंदन और बेसन का लेप लेकर मेरे पास मत आइएगा। मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। नीरज ने अब अपनी रंगत बदलने के प्रयास करना छोड़ दिया था और अपने सच को स्वीकार कर लिया था। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन नीरज की कंपनी के अमेरिका के ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की जेनिफर, जो उसकी अच्छी दोस्त थी, उसको शादी के लिए प्रपोज करती है। कैसी बात कर रही हो? कहाँ तुम, कहाँ मैं? अमेरिकन हो तुम, तुम्हारा और मेरा कोई मैच नहीं है। हम दोस्त ही ठीक है। आज नहीं तो कल तुम्हें इस बात का एहसास हो ही जाएगा कि मैं तुम्हारे साथ चलने लायक नहीं हूँ, और फिर उसके बाद तुम्हारे मन में खटास आनी ही है। ये कैसी बात कर रहे हो तुम नीरज? कौन से जमाने में जी रहे हो तुम? किसी आदमी की पहचान क्या सिर्फ उसके रंग से की जाती है? उसके गुणों को नहीं देखा जाता क्या? तुम बस ये बताओ, मुझे पसंद करते हो कि नहीं? जेनिफर के मनाने पर नीरज शादी के लिए हाँ बोल देता है। मैं अपना ट्रांसफ़र इंडिया के दिल्ली ऑफिस में करा लूँगी और फिर हम लोग साथ साथ रहेंगे। जेनिफर के प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के बाद, माँ आज आप लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है मुझे। आप और दादी मेरी शादी को लेकर बहुत परेशान थे ना, तो अब आप ये समझ लो कि आपकी सारी चिंता दूर हो गई। सच बता, तू फिर से शादी के लिए तैयार है बेटा? अब तूने हाँ बोल दिया ना, मैं अभी पंडित जी को फ़ोन कर देती हूँ। मैंने शादी के लिए हाँ ज़रूर कर दी है, लेकिन मैं किसी लड़की को नहीं देखने वाला हूँ। आपको घर पर किसी को भी बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या मतलब? तो लड़के से शादी नहीं करेगा क्या? अरे नहीं नहीं दादी, शादी लड़की से ही करूँगा। वो लड़की मैंने ढूंढ ली है।
अभी कल तक तो तू शादी का नाम लेने पर भी चिढ़ जाता था, और आज तू कह रहा है कि तूने शादी के लिए लड़के पसंद कर ली। अरे क्या चक्कर है भाई? आप लोगों को आपके सारे सवालों के जवाब कल मिलेंगे। कल मैं उस लड़की को आप लोगों से मिलवाने के लिए लाने वाला हूँ। फिर आपके मन में जितने भी सवाल है ना, आप उसी से पूछ लेना, अपने मन के सारे डाउट दूर कर लेना। उसके बाद ही हम शादी की तारीख निकालेंगे। अब तो खुश हो ना आप दोनों? नीरज की बात सुनकर उसकी दादी और माँ खुश तो थे, लेकिन हैरान भी थे कि अचानक से ऐसी कौन सी लड़की मिल गई भाई जो शादी के लिए तैयार हो गई। हमने तो इतने रिश्ते देखे, लेकिन कोई भी लड़की नीरज को देखने के बाद हाँ नहीं करती थी। बेचैनी में एक दिन का वक्त गुजर जाता है और अगले दिन ठीक 12 बजे घंटी बजती है। नीरज जेनिफर को लेकर घर में प्रवेश करता है। जेनिफर को देखकर नीरज की दादी और माँ के मुंह खुले के खुले रह जाती हैं। अरे बहू, ये तो अंग्रेजन ले आया, और उसकी आंखें तो ठीक ठाक है ना, कम तो नहीं दिखाई देता इसे। अरे हमारी बिरादरी की कोई भी लड़की नीरज से शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रही थी, और ये अंग्रेजन नीरज से शादी करने को तैयार हो गई। दादी जी, मैं जानती हूँ आप लोगों के मन में क्या चल रहा है। आप यही सोच रहे हैं ना कि मेरी जैसी अमेरिकन लड़की नीरज को कैसे पसंद कर लिया। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। कौन से ज़माने में जी रहे हैं आप लोग? एक इंसान की पहचान क्या उसका रंग ही होती है? उसकी काबिलियत, उसके गुण कोई मायने नहीं रखती आप लोगों के लिए? आपका बेटा इतना होनहार है, अपने दम पर इंडिया की नंबर 1 कंपनी में नौकरी मिली है उसे। उसको मोटिवेट करने के बजाय आपने हमेशा उसके अंदर सिर्फ हीन भावना भरी है। हमेशा उसे एहसास दिलाया कि वो बाकियों से कम है। उसके रंग की वजह से वो इस दुनिया में जीने लायक नहीं है। मैंने कोई बहुत अनोखा काम नहीं किया है। मैंने नीरज को उसके रंग से ऊपर उठकर एक इंसान की तरह पहचाना है, और वो वाकई बहुत अच्छा इंसान है, काबिल है, मेहनती है, दिल का भी बहुत अच्छा है। इससे ज़्यादा एक पति में एक पत्नी और क्या ढूंढ सकती है? नीरज से अच्छा पति मुझे मिल ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि नीरज को मुझसे अच्छी पत्नी नहीं मिल सकती। नीरज अगर चाहे तो शादी से इनकार कर सकता है। बेटा, तेरी बातों ने आज हमारी आंखें खोल दी है। तेरा रंग ही गोरा नहीं है, तेरा मन तो उससे भी ज्यादा सुंदर है। हमारी खुश नसीबी होगी अगर तू हमारे घर में बहू बनकर आ जाएगी। और ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रही हूँ कि तेरी चमड़ी का रंग गोरा है, हम तो तेरे गुणों से प्रभावित हैं। मुझे समझ में आ गया है कि तेरी जगह कोई सांवली लड़की भी आज मेरे सामने खड़ी होती ना, तो वो भी आज मुझे तेरे जितनी ही खूबसूरत लग रही होती। तेरी बातों ने हमारे मन को छू लिया है। माँ, मैं अभी जाके नाना नानी को लेकर आता हूँ। आखिर उन्हें भी तो जेनिफर से मिलने का अधिकार है ना? तो क्या अब तुम अपने नाना नानी से नाराज नहीं हो? कैसी बात कर रही हो माँ? मुझे अब और शर्मिंदा मत करो। मैंने पहले ही उनके साथ इतने सालों से बहुत गलत व्यवहार किया है। उन्हें उस बात की सज़ा दी है जो गलती उन्होंने कभी की ही नहीं थी। मैं उनके पैर छूकर उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। नीरज जाकर अपने नाना नानी के पैरों पर गिरकर उनसे माफ़ी मांग लेता है। उसके बाद जेनिफर और नीरज की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है और जेनिफर नीरज की पत्नी बनकर उसके घर आ जाती है। घिसको ना बाबा। अरे कहाँ खिसक जाओ बेटा, जगह हो तो घसको ना। जरा तुम भी सरको शिप्रा। क्या सरको 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 कहकर फ्लैट से मुझे अपने जॉइंट फैमिली के घर में ले आए तुम? अब क्या चाहते हो, सड़क पर चली जाऊं मैं? वो कौन सा दिन था जिस दिन मैंने तुम्हें हाँ कहा था? पागल हूं मैं? 25 दिसंबर मम्मी, अपनी एनिवर्सरी भी भूल गई तुम, बताओ। इसीलिए कहता हूँ गुस्सा कम किया करो। ये लो बोले तुम्हारे लाडले, पढ़ाई तो इनसे होती नहीं और बेफिजुल की बातें देखो कैसे अच्छे से कर लेता है। तू रुक, अब अगर तेरे यूनिट टेस्ट में कम मार्क्स आए ना तब बताती हूँ तुझे। उसे ह्यूमर कहते हैं मम्मी, ह्यूमर। तुम नहीं समझोगे क्योंकि ये जिन्स मुझ में तुमसे नहीं पापा से आया है। इस तरह रात बीत जाती है। अगली सुबह
अपने मायके से क्या नहीं लेकर आई थी मैं। अलमारी हो, बिस्तर हो, सोफा हो, सब कुछ लेकर आई थी मैं। उसके बाद भी सोना मुझे नसीब ही नहीं होता। जीना ही हराम है साला। अरे बाप रे बाप, आराम से भाभी, आराम से। ये क्या गाली गलौज पर उतर आई हैं आप? पापा जी सुन लेंगे तो क्या सोचेंगे? तो क्या करूं? रात से नींद पूरी नहीं हुई है मेरी। तू ही बता, नींद पूरी ना हो औरत की तो चिढ़ेगी ही ना। 24 घंटे काम करती हूँ मैं, एक टांग पर रसोई में खड़ी रहती हूँ। उसके बाद भी जब रात को बिस्तर पर जाती हूँ तो जगह ही नहीं होती। तभी हॉल से मोहित आवाज लगाकर कहता है, पापा तब से बैठे हुए हैं, पराठे लाती रह गई क्या तुम शिप्रा? अरे ला रही हूँ भाई, ला रही हूँ। खुद चढ़ जाओ क्या तवे पर। शिप्रा पराठे लेकर बाहर आती है और क्या देखती है कि आशु तो अभी तक तैयार ही नहीं हुआ। ये क्या, तो अब तक तैयार नहीं हुआ? कैसे होता मम्मी, जैसे ही शर्ट पहनता हूँ मुझे नींद आ जाती है, फिर उठता हूँ, फिर पैंट पहनता हूँ, फिर से मुझे नींद आती है। अरे मोहित बेटा, जाकर जरा इसे डॉक्टर को दिखा कर आ, कहीं कोई बीमारी तो नहीं हो गई मेरे बच्चे को। नहीं दादी, बीमारी हो जाती तो टेस्ट नहीं देने पड़ते, पर मेरी इतनी अच्छी किस्मत का, वो तो पूरी रात सोया ही कहा हूँ मैं। कभी मम्मी कहती थी इधर किसको, कभी पापा कहते थे उधर किसको। ऐसे में मुझे नींद कैसे आती दादी? सुन रहे हो तुम? बच्चा रात भर सोया नहीं तुम्हारे कारण। अरे घर में मेंबर बढ़ रहे हैं तो चीजें भी बढ़ाने की सोचो। वो तो एक बिस्तर नसीब हो गया, वो भी मेरे पापा ने शादी के वक्त दे दिया था, वरना तुम तो मुझे जमीन पर ही सुलाते। सुनिए ना, बच्चों को तकलीफ हो रही है, देखिए जरा कुछ नया बिस्तर बनवा देते हैं बहू। मोहित तो आज ही जाकर कारपेंटर को लेकर आ। नया बिस्तर बनवाने की क्या जरूरत है पापा जी, रेडीमेड ही बिस्तर आते हैं आजकल। एक और बिस्तर खरीद लेते हैं, दोनों को जोड़ देंगे, वही तो बात हुई। कब कारपेंटर आएगा, कब बिस्तर बनाएगा, कब जाकर मुझे सोना नसीब होगा। उससे अच्छा मैं ऑनलाइन ही बिस्तर मंगवा लेती हूँ। और अगले ही सुबह ऑनलाइन एक बिस्तर मंगवाकर शिप्रा अपने कमरे के मेन बिस्तर के बगल में लगवा देती है। इसी तरह छोटी मोटी नोकझोंक के साथ दिन बीत रहे थे। फिर एक सुबह मनीषा बाथरूम में नहा रही थी और बाहर उसकी बहू उसे ढूंढ रही थी। मम्मी जी कहाँ हैं आप? मम्मी जी। अरे अब कौन मर गया, उठते ही सारे काम निपटा कर नहाने जाती हूँ, उसके बाद भी मम्मी जी करने लगती हो तुम दोनों। नाराजगी छोड़िए मम्मी जी, गुड न्यूज है। हैं? अरे मैंने बेकार में ही डांट दिया। अगर ऐसी बात थी तो पहले बताना चाहिए ना बेटा। चल तू बैठ, मैं तेरे पैरों में मालिश कर देती हूँ, आजा। मेरे पैरों में मालिश क्यों करेंगी आप मम्मी जी? फिर तो मैं एक और बेड ही मंगवा लेती हूँ। आप लोग क्या समझ रहे हैं, वो वाली गुड न्यूज नहीं। आपकी सबसे बड़ी बहन यानी पारुल मौसी जी आ रही हैं। कितनी बार कहा मैंने आपको बाथरूम में फोन ले जाया कीजिए, जब भी आप नहाने जाती हैं और बाहर आपका फोन बज जाता है। सो मैंने उठा लिया था। वही मौसी जी कह रही थी कि कल तक पहुंच जाएंगी। बड़ी साली साहिबा आ रही है, मैं चला जाऊंगा उन्हें स्टेशन लाने के लिए। मौसी जी आ रही है? तब तो जरा घर को ठीक करना होगा मम्मी जी। हमारा मिक्सर ग्राइंडर भी सही से नहीं चल रहा है, एक नया मंगवा ले क्या? मान लीजिए मौसी जी ने चटनी मांग ली और मिक्सर ही नहीं चला तो कितनी बेइज्जती हो जाएगी ना हमारी। पर मिक्सर ग्राइंडर रखेंगे कहाँ? रसोई में जगह कहाँ बची है? यहाँ बाहर हॉल में रख देते हैं ना। ठीक है, फिर मंगवा ले बहू। बिस्तर के बाद मिक्सर ग्राइंडर मंगवा कर शिप्रा बड़ी खुश थी। अगली दोपहर घर के दोनों बेटे और मुरारी जाकर पारुल को घर ले आती हैं। 12 बैग कौन लेकर आता है मौसी जी? मेरी तो पीठ ही अकड़ गई। एक एक करके सारे बैगों को सेंटर टेबल पर रखा जाता है। वहीं सोफे पर बैठकर बातचीत करने लगते हैं सभी और घर की दोनों बहुएं नाश्ता तैयार करने रसोई में चली जाती हैं। बन गया खाना, अब जल्दी से लगा देती हूँ। इन बर्तन में खाना लगाएगी तू? स्टील के बर्तन में खाना परोसना अच्छा लगता है क्या नेहा? घर में तो आदमी कुछ भी कैसे भी खा लेता है, पर गेस्ट के सामने थोड़ा तो दिखावा करना पड़ता है। कुछ तो दिमाग लगाया कर। अब हमारे पास डिनर सेट है नहीं, तो इसी में खाना लगाएंगे ना भाभी। बस काम की चीज तो इस घर में रहती नहीं,
और मोहित को लगता है मैं बेफिजूल के खर्च करती हूँ। एक बार सुषमा आंटी के घर से मैं क्रॉकरी सेट मांग कर ले आती हूँ। अभी तो एक बार का खाना हो जाएगा, फिर शाम को वक्त मिलते ही बाजार जाकर एक डिनर सेट खरीद लेंगे। शिप्रा फौरन अपनी पड़ोसन के घर जाकर डाइनिंग सेट लेकर आती है और अपनी मौसी सास को खाना परोसती है। अरे ये क्या बात हुई बहू कि हम सब खाना खाएंगे और तुम दोनों खड़ी रहोगी? बैठो नेहा, बैठो शिप्रा। ठीक है ना मौसी जी, आप लोग खाइए, मैं गर्मा गर्म फुलके सेकती जाती हूँ और लाती हूँ। शिप्रा भाभी आप भी बैठ जाइए खाने पर। शिप्रा आगे आकर बैठने जाती है, पर वो बैठेगी कहाँ? घर के सारे लोगों ने पहले ही चेयर्स ले लिए थे। डाइनिंग टेबल जरा बड़ा होना चाहिए था, नहीं जीजाजी? बेटों की शादी हो गई है, अब तो दिन भर फ्री रहती होगी मनीषा, तो इन चीजों पर ध्यान रखा कर जरा। इस उम्र में हम बूढ़ों का काम ही क्या होता है, घर में क्या घटा क्या बढ़ा इन पर नजर रखने का। खैर मेरा खाना हो गया, मैं जा रही हूँ आराम करने। इतनी लंबी जर्नी के बाद ना बहुत थकावट हो गई है। पारुल अपने कमरे में सोने चली जाती है, पर एक कीड़ा शिप्रा के दिमाग में छोड़ देती है, बड़े से डाइनिंग टेबल का। रात को शिप्रा मोहित से कहती है, 20,000 रुपए चाहिए मुझे। अच्छा ये ले पकड़ 20 रुपए, और इसमें 1000 मिला लेना, हो गया 20,000। रात में ना मेरे साथ मजाक मत किया करो शिप्रा, ऐसे ही आज मौसी जी के बैग उठा उठा कर कंधे दुख रहे मेरे। मजाक नहीं कर रही हूँ मैं, देखा नहीं आज कैसे मौसी जी ने बातों बातों में कह दिया, बड़ा डाइनिंग टेबल नहीं है क्या मनीषा? अब वो जितने दिन रहेगी टेबल की प्रॉब्लम तो होगी ना। अरे 2 दिन की बात है शिप्रा, एक बार मौसी जी ने बोल दिया तो क्या हम डाइनिंग टेबल ले आएंगे? और ऐसे भी कौन से रोज रोज मेहमान आते हैं हमारे घर। हम लोगों की जरूरत के हिसाब से हमारा डाइनिंग टेबल ऑलरेडी बड़ा ही है, साथ में बैठकर खाते ही कहाँ है हम, कोई कमरे में खाता है, कोई सोफे पर बैठकर। ठीक है, फिर कल सुबह दोपहर और रात का खाना नेहा अकेले ही बना लेगी, क्योंकि अब रसोई में मैं नहीं जा पाऊंगी। अगर मौसी जी पूछेंगी कि नेहा अकेले क्यों काम कर रही है तो जवाब तुम दे देना। 20,000 में हो जाएगा ना? अपनी मौसी के सामने अपनी खानदान की इज्जत बचाने के लिए बेचारा मोहित चुपचाप 20,000 रुपए निकाल कर अपनी बीवी के हाथ में रख देता है। अपनी आंखें मसलती हुई सवेरे सवेरे मनीषा अपने कमरे के बाहर आती है और डाइनिंग टेबल से टकरा जाती है। सत्यानाश हो, मेरे कमरे के बाहर ये डाइनिंग टेबल कौन सरका कर लिया है? आज पिटाई खाएगा तू आंसू मुझसे। मनीषा चश्मा पहनती है और देखती है कि डाइनिंग टेबल तो अपनी जगह पर है। वहां एक डाइनिंग टेबल है, यहाँ एक डाइनिंग टेबल है, ये अचानक रातों रात घर में 2-2 डाइनिंग टेबल कैसे हो गए? भाभी ने मंगवाया है मम्मी जी। जी मम्मी जी, मैंने मंगवाया है। अब मैं नहीं चाहती कि मेरे सामने कोई मेरी सास को इस बात पर ताने दे कि हमारे घर में चीजों की कमी है। मैं तुझे कुछ लाने से मना करती हूँ क्या कभी बेटा, पर डाइनिंग टेबल की क्या जरूरत थी? और ये पारुल तो बेकार में फेंकती है, इसके घर में तो लोग जमीन पर बैठ कर खाते हैं और हमारे यहाँ डायलॉग मार रही है। आज रात को तो निकल जाएगी वो, फिर क्या करेंगे इन 2-2 डाइनिंग टेबल का? पर मनीषा को पता नहीं था कि पारुल के जाने से पहले भी अभी बहुत सा ड्रामा होना बाकी था। अरे शिप्रा बेटा जरा यहाँ आना, ये बैग में से चीजें मिल ही नहीं रही। तो आपने अब तक अपने कपड़े बैग में क्यों रखे मौसी जी? कोई होटल में थोड़ी ना है, आप घर पर है। लाइए, मैं बैग का सामान अपनी अलमारी में रख देती हूँ। बड़ी गुणवान है बेटा, बड़ी गुणवान है। शिप्रा अपनी मौसी सास का बैग लेकर अपने कमरे में जाती है, पर उसकी अलमारी में इतनी जगह नहीं होती कि पारुल के कपड़े उसकी अलमारी में आ सके। इस घर में सबको लगता है कि मैं बेकार की चीजें मंगवाती रहती हूँ। एक और अलमारी होती तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। आज मुझे फिर से ताने सुनने पड़ेंगे मौसी जी से। गुस्से में शिप्रा अपनी मौसी सास के कपड़ों को दूसरे डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। इससे डाइनिंग टेबल का यूज भी हो जाता है। आराम से 2 दिन अपनी बहन के यहाँ छुट्टी मनाकर पारुल वापस लौट जाती है। अगली सुबह खाने के टेबल पर क्या काम आ रहा है ये नया डाइनिंग टेबल? बेकार में मंगवा लिया ना तुमने। और ये डाइनिंग सेट
रसोई में तो जगह ही नहीं है, बार बार बिल्ली घुस जाती है। एक भी प्लेट गिराना तो टूट जाएगा और हो जाएगा नुकसान। 6,000 का डाइनिंग सेट का मतलब पैसों का पानी करना कोई तुमसे सीखे। फिजूल के खर्चे बहुत करती हो तुम शिप्रा। बेफिजूल के खर्चे करती नहीं हूँ मैं। करती होती ना तो खुद के लिए डायमंड सेट लेकर आती, घर वालों के लिए डाइनिंग सेट नहीं। और ये डाइनिंग सेट दूसरे डाइनिंग टेबल के ऊपर सज जाएगा और सेंटर टेबल पर मिक्सर ग्राइंडर रख देंगे हम। दोपहर में घूमती फिरती शिप्रा नेहा के कमरे में जाती है और उसका कपबोर्ड खोलकर उसे कहती है, हे राम, रोहन ने तो कपबोर्ड में तुझे हिस्सा ही नहीं दे रखा। नेहा, कहाँ रखती है तू अपने कपड़े? रख लेती हूँ भाभी, और करूँ भी तो क्या। देखिए, सिर्फ यहाँ नहीं, दरवाजे के पीछे भी यही हाल है। हैंगर लगाया था मैंने अपने कपड़े टांगने के लिए, वहां भी ना रोहन अपने कपड़े टांग देता है। तेरा दुखना मुझसे देखा नहीं जाता, छोड़, मैं ही कुछ करती हूँ। अपने दिमाग के इस कीड़े को शांत करने का रास्ता शिप्रा को मिल गया था और इस आइडिया को अंजाम देने आज वो खुद अपने देवर, पति और ससुर को दोपहर का खाना पहुंचाने दुकान पहुंच जाती है, जहां मौका पाते ही वो चुपके से अपने देवर से कहती है, अगर मुझे किसी चीज की जरूरत हो और मैं तुम्हारे भैया से ना मांग सकूं तो उस वक्त मुझे किससे मदद मांगनी चाहिए रोहन? आप मुझसे मदद मांगिए भाभी, या फिर नेहा से। ऐसे ही अगर नेहा तुमसे मदद ना मांग पा रही हो और मुझसे मदद मांगे तो क्या वो गलत कर रही है? क्या बात है भाभी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रिया को किसी चीज की जरूरत है, उसके लिए उसे पैसे चाहिए, पर मेरे पास पैसे नहीं है रोहन। तुम्हारे भैया से पहले ही मैं इतने पैसे ले चुकी हूँ, अब मैंने मुंह खोला तो घर में कलेश हो जाएगा। क्या तुम एक बार मुझे 10,000 रुपए दे सकते हो? मैं लौटा दूंगी। अरे 10,000 क्यों भाभी, आप 15,000 लीजिए ना। बिना सोचे समझे रोहन अपनी भाभी को 15,000 रुपए दे देता है। रात को जब सभी दुकान से लौटते हैं तो उन्हें मिलती है हॉल में एक बड़ी सी अलमारी। भगवान, ये घर है या स्टोर रूम? जरा भी जगह नहीं बची हॉल में। ये अलमारी कौन लाकर रख गया यहाँ? मजाक बात करते हैं देवर जी आप। इस अलमारी के पैसे आप ही ने तो दिए थे मुझे। बेचारी नेहा को कपड़े रखने में प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने एक अलमारी मंगवा ली। अब आराम से पापा जी या आप में से किसी को भी अपने कपड़े रखने हो तो वो भी अपने कपड़े रख सकता है। कितनी बड़ी अलमारी है, बहुत सस्ते में आई है। एक काम क्यों नहीं करते शिप्रा, हमारे हॉल को किराए में देना शुरू कर दो। जिस हिसाब से तुमने इसमें कचरा भरा है, लोग भी आकर भर देंगे, कम से कम उसका किराया तो देंगे हमें। शिप्रा भी फिजुल में फालतू चीजें लाती जाती और अपने घर के हॉल में भरती जाती, क्योंकि अपने कमरे में तो उसने पहले ही जगह नहीं छोड़ी थी और थोड़ी बहुत कसर जो बची थी वो आज सुषमा पूरी कर देती है। सुषमा मनीषा के घर आती है और सोफे पर बैठती है। आइए आइए आंटी जी, कैसी हैं आप? अरे बेटा, मेरा ना मिक्सर खराब हो गया है, एक बार जरा अपना मिक्सर ग्राइंडर देना तो। देख रही है मम्मी जी, अच्छा हुआ ना कि मैं मिक्सर लेकर आई थी। हाँ, नहीं तो दुनिया यहाँ की वहां हो जाती ना। खैर, मिक्सर तो मैं बिल्कुल ही दूंगी आंटी जी, पर पहले आपको चाय पीनी पड़ेगी। शिप्रा रसोई में जाती है और चाय बनाकर लाती है, पर सेंटर टेबल इतना भरा हुआ था कि चाय रखने की भी जगह नहीं थी, जिस पर टॉन्ट मारती हुई सुषमा कहती है, एक सेंटर टेबल और ले आती बेटा, ये दिक्कत ना होती। और सच में रात तक शिप्रा एक और सेंटर टेबल ले आती है। शिप्रा के ससुराल वाले उसकी ये घर को मंडी बनाने की आदत से परेशान हो चुके थे। आज रात को शिप्रा के सोने के बाद सभी मनीषा और मुरारी के कमरे में जाते हैं और इस बात पर बात करते हैं। ये रोज रोज दुकान से पैसे मैं नहीं निकाल सकता मम्मी, अपनी बहू को समझाओ ना, आज तो हद ही हो गई। शिप्रा को देख देख कर आंसू भी यही चीज सीखने लगा है। दोनों माँ बेटे मिलकर घर को भरते जा रहे हैं। देख तो मैं भी रहा हूँ, कुछ ज्यादा ही खर्च हो गया इस महीने। बहू मुझसे भी पैसे मांगने लगी है, अब मैं उसे मना भी नहीं कर पाता, पर क्या बोलूं उसे। एक काम कर नेहा, तू कुछ कर, तू अगर अपनी भाभी को समझाएगी तो शायद कुछ हो सकता है। मैंने तो बहुत समझाया पापा जी, पर भाभी सुनती कहाँ है। फिक्र मत करो तुम लोग, अब शिप्रा सब सुनेगी। एक काम कर मोहित,
अपनी सास को कॉल कर और यहाँ बुला ले। अब ये सारा कचरा तेरी सास ही साफ करवाएगी। अगली सुबह अपने ससुराल जाकर मोहित अपनी सास को ले आता है। माथे पर बड़ी सी बिंदी, भारी आवाज और टेढ़ी मेढ़ी चाल के साथ मंदोदरी अंदर आती है। आइए आइए मम्मी जी, अंदर आइए। ये किस गोदाम में ले आया बेटा मुझे तू? ये आपको गोदाम लग रहा है मम्मी जी? ये तो आपकी बेटी का सजाया हुआ ससुराल है। मैं नहीं मानती। अब मैं क्या बोलूं? ये गोदाम तो आपकी बेटी का ही बनाया हुआ है मम्मी जी। खैर आप कमरे में तो चलिए। चलिए ना आंटी जी, मैं आपको कमरे तक ले चलती हूँ। हॉल में पहले ही इतना सारा सामान था और 5-7 लोग थे। उसके बाद चलने की जगह बचे तो कैसे बचे। मंदोदरी एक कदम आगे बढ़ाती है कि मुंह के बल धड़ाम से नीचे गिर जाती है। हॉल से इतनी जोर की आवाज सुनकर शिप्रा भागती हुई बाहर आती है और सोफे से चढ़कर अपनी माँ के पास पहुंचती है। हाँ, आप गिर कैसे गई मम्मी? तुम्हारी गलती होगी मोहित। बताना चाहिए था ना मम्मी को कि सोफे से चढ़ना है, डाइनिंग टेबल क्रॉस करना है और उसके बाद कमरे में जाना है। बेचारी सीधे रास्ते आ रही होगी। तेरे सीधे रास्ते का पैदा मारू? ये क्या रायता फैला कर रखा है तूने? ये तेरे घर का हॉल है, ये गोदाम? एक कदम रखने की जगह नहीं है। जमीन में 4-4 कालीने कौन बिछा देता है? वो भी 4 अलग अलग रंग की। 2 सोफा सेट, 2 सेंटर टेबल, 2 डाइनिंग टेबल। ये हॉल है कि मजाक? किराया तुम देने के लिए सामान इकट्ठा कर रही है क्या तू? बहू का कमरा तो अभी तक आपने देखा ही नहीं समदन जी। हमारी बहू ना हम शक्ल खेलती है। एक जैसे 2 सामान उसके कमरे में मिलेंगे। 2 बिस्तर है, 2 पंखे हैं, 2 लालटेन है। बस बच्चा और पति एक है आंटी जी। मैं समझ गई दामाद जी कि सुबह सुबह आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए। बस 2 मिनट दीजिए मुझे। मंदोदरी अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उसे रसोई में लेकर जाती है और एक घुमाकर उसकी पीठ पर मारती है। माँ, गलती हो गई। जैसे ही आवाज हॉल तक आती है सभी समझ जाते हैं कि अब उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और मनीषा का प्लान पास हो चुका है। ज्यादा सामान नहीं भर लिया है क्या हॉल में हमने? मैं क्या कहती हूँ मम्मी जी? नहीं नहीं बेटा, मुझे तो कम ही लग रहा है। क्यों? क्या मम्मी जी आप भी ना मजाक कर रही हैं? मैं OLX पर डाल देती हूँ, सब चीजें बिक जाएंगी, मोटा पैसा भी आ जाएगा और फिर मैंने जिन जिन से पैसे लिए मैं सबको वापस भी कर दूंगी। ठीक है ना मम्मी? हाँ ठीक है ठीक है, 2 दिन में ये सब बिक जाना चाहिए। और अगर दोबारा तूने अपने घर को सब्जी मंडी बनाया ना तो अगली बार तू ही 2 देखेगी सबको। हाँ। अपनी बेटी के होश ठिकाने लगाकर मंदोदरी वापस लौट जाती है और शिप्रा के ससुराल वालों को शिप्रा की नौटंकी से छुट्टी मिल जाती है।